students, let us go forward with chapter number structure of atom. तो इसमें मैं थोड़ी सी कुछ बात बता देता हूं पहले कि जो जैसे मैंने बताया कि भाई हर चीज एटम्स की बनी हुई है, मोर देन 100 एलिमेंट्स होते हैं, तो पूरा यूनिवर्स, पूरा दुनिया ही से बनी हुई होती है। हर चीज, मिट्टी से लेकर पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतुओं से लेकर सब कुछ। तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो एटम्स है, ये एटम सबसे छोटा पार्टिकल माना जाता है। अब इस एटम का फर्दर जो है इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी इसकी संरचना कैसी है, कैसे बना हुआ है। तो ये माना जाता है कि एटम जो है, जैसे यहां पे देख रहे हो आप, एक ये गोला है स्फेयर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमने पिछले वाले पार्ट में बताया था कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका मास भी होता है 1 यूनिट। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और इसका मास भी 1 यूनिट होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और उसका मास भी नेग्लिजिबल है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का, वो न के बराबर होता है, तो उसको मास को हम काउंट भी नहीं करते। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा मास एटम का न्यूक्लियस के अंदर होता है। और जो आउटर पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सेल्स के अंदर, यानी अपनी एक लाइन है, एक उसका रिवॉल्यूशन पाथ है, उसके ऊपर वो चक्कर लगाता रहता है। जैसे बीच में सन होता है, चारों तरफ प्लेनेट होते हैं ना सोलर सिस्टम में, और प्लेनेट सन के रिवॉल्व करते हैं, तो ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं। तो जो बाहर के जो पाथ है जिसके ऊपर रिवॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं सेल्स। पहले को बोलते हैं के शेल, जैसे ये लिखा हुआ, दूसरे को बोलते हैं एल शेल, तीसरे को बोलते हैं एम, चौथे को बोलते हैं एन। ऐसे सेल्स बढ़ते चले जाते हैं। तो इन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, इसको हमने आगे लेके चलना है। तो ये तो एक स्ट्रक्चर है मेन कि भाई इस तरह से होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर होता है, कोई भी पार्टिकल जैसे ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर पाएगा और एटॉमिक मास भी पाएगा। तो सल्फर है, कार्बन है, तो कार्बन का, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास भी होता है। इसकी टेबल जो दी गई है, इसके आप कॉपी खोलोगे ना, इसमें टेबल मिलेगी आपको, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कितने होंगे किसी एटम में। अब उसको थोड़ा मैं डिस्कस करता हूं। एटॉमिक नंबर है किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या निश्चित होती है, इक्वल होती है, यानी जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। और इसीलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। तो मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 ही प्रोटॉन होंगे, तो 8 ही नेगेटिव चार्ज और 8 ही पॉजिटिव चार्ज। इससे क्या होगा कि चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 8 नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव है, तो कोई चार्ज नहीं आएगा, टोटल में कोई चार्ज नहीं बचेगा। जो एटम है ना, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होता है वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर नेगेटिव, उतने ही इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन, तो वो चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। जो मास नंबर होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जैसे मैंने इसमें बताया था न्यूक्लियस में कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे भी 1 यूनिट मास होता है और न्यूट्रॉन में भी 1 यूनिट मास होता है। तो कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, उनको जोड़ के ऐड करके मास निकाला जाता है। तो ये है मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों पता है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता सकते हैं। सेल्स के नाम मैंने अभी बताया, KLMN, ये इस प्रकार से सेल्स के नाम होते हैं। अब बात आती है कि भाई सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो उसमें हमने बताया कि फर्स्ट जो सेल है ना, जैसे ये वाला फर्स्ट सेल जिसको हमने K सेल कहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ये निश्चित होता है। सेकंड जो सेल है, जो L बोलते हैं जिसको, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, कम तो आ सकते हैं, 7 है, 6 है, 5, वो तो आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं आएंगे। अगर 9 बच गए ना इलेक्ट्रॉन, तो एक फिर तीसरा सेल लगा लेंगे, उसमें लगाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब इसने कहा है हीलियम का मास नंबर है 4 और प्रोटॉन दे रखे हैं 2। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अभी बताया था मास, प्रोटॉन पे 1 यूनिट, न्यूट्रॉन पे 1 यूनिट, यानी मास नंबर होता है। तो इसका मास नंबर 4 दे रखा है।
प्रोटॉन है इसमें 2, तो हमें P प्लस एन में से अगर P के ऊपर 2 लिख दे तो 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n कितने बचेंगे 4 माइनस P, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि प्रोटॉन 2 दे रखे हैं, 2 प्रोटॉन घटा देंगे इसमें से, बाकी जो 4 मास है उसमें से 2 घट जाएंगे, तो न्यूट्रॉन में कितने बचेंगे 2 ही बचेंगे। तो ये इसमें था। नेक्स्ट है कार्बन का, मास नंबर है 12, एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉनों की बात है कि कितने आएंगे, तो पहले सेल में तो 2 ही आ सकते हैं, कितने और बच गए 4, वो दूसरे सेल में आ जाएंगे, यानी के सेल में 2 आएंगे, वो मैक्सिमम है पहले में, दूसरे में 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 4 ही बचे हुए हैं तो 4 आ जाएंगे दूसरे में। तो इस प्रकार 2 4, पहले में 2 दूसरे में 4। सोडियम का है, मास नंबर 11 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पाएंगे 11, मास नंबर के बराबर होते हैं, तो मास नंबर नहीं है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर नहीं है, क्योंकि एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, मास नंबर में तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आते हैं। तो हम इस मास को, मास नंबर जो दे रखा है ना, मैं इसको अभी मिटा ही देता हूं, नहीं तो जो है आप यूं इसमें आ जाओगे कि भाई, तो इस मास नंबर को हम, एटॉमिक नंबर है ये, मास नंबर नहीं है, मैं काट देता हूं, तो ये एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 11। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, 11 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, पहले में 2 आ सकते हैं के में, एल में 8 आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो 8 और 2 10 हो गए, 1 बच गया वो एम में आ जाएगा लास्ट में, तो ये हो जाता है। के एंड एल सेल्स आर फुल, अब ये बताया गया अभी कोई एटम है उसमें के सेल और एल सेल दोनों फुल हैं, तो आप उसका नंबर एटॉमिक नंबर बताइए। तो देखो के में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल में 8 होते हैं, फुल जब ये होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2 + 8 10। तो इस प्रकार से अब हम लेते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, किसी जैसे आप मैंने टेबल में बताई थी भी सिंबल और वैलेंसी, तो किसी की -2 थी, किसी की +2 थी, ऐसे वैलेंसी आती है। तो वैलेंसी होती क्या है, आउटर मोस्ट सेल जो होता है ना, सबसे बाहरी सेल, जैसे सोडियम में 11 थे तो एक सबसे बाहरी सेल में आया था, या ऑक्सीजन में 8 होते हैं, पहले में 2 दूसरे में 6 आएंगे, तो जो आउटर मोस्ट सेल है ना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ये देखा जाएगा। अब हम क्लोरीन की बात करते हैं। अब आउटर मोस्ट सेल सब मैक्सिमम जो पहला ही सेल है तो 2 ही हो सकते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में आते हैं मैक्सिमम, और दूसरे में 8 आ सकते हैं। तो अब देखना है, पहला सेल है तो मैक्सिमम 2 ही रहेंगे, दूसरा है तो 8 रहेंगे। तो अब हमने देखना है कि क्लोरीन की बात है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, क्लोरीन का तो 17 है, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर के इक्वल इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 17। डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा, इसमें के में 2 आएंगे, एल में 10 आएंगे, एम में 7, मतलब पहले में 2 आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, 8 और 2 10, और तीसरे में 7। ये 8 की जगह ये फालतू लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, तो ये 8 होंगे, 10 की बजाय क्या होंगे 8, तो हमने इसको 8 ही कर देना है। ठीक है, ये 10 जो दे रखा है इसको हम क्या कर देंगे 8 कर देंगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, 8 और 2 10, तीसरे में 7 आ जाएंगे, तो टोटल 17 बनाने इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो तीसरा है एम, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 7। अब देखो कंप्लीट कोई भी एटम है ना वो अपने आप को स्टेबल करेगा। स्टेबल कब होता है, जब वो पूरा भर जाए, उसका कोई घर खाली ना रहे। तो अगर तीसरा सेल है उसमें मैक्सिमम ये बताया था 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, तीसरे सेल जो आउटर मोस्ट सेल होता है ना उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो वो कंप्लीट जब होता है जब उसमें 8 हो जाए, तो इसमें कितने हैं 7 है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है 8 बनाने में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेता है। लेकिन जैसे ही ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन 17 की जगह 18 हो जाएंगे, क्यों पहले 17 थे, एक इसमें बाहर से ले लिया 8 बनाने के लिए, तो इसमें 18 हो जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 17 ही है, इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, प्रोटॉन 17 है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो 17 इलेक्ट्रॉन तो 17 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, वो तो न्यूट्रलाइज हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो उसका चार्ज उस पे आ जाएगा एटम के ऊपर, उसको बोलते हैं हम जो आयन बोलते हैं, या उसकी वैलेंसी हो जाएगी -1, तो इसलिए हम इसकी वैलेंसी को कहेंगे -1। अगला है सल्फर की वैलेंसी बतानी है, तो सल्फर की जो वैलेंसी बताएंगे उसमें भी वही बात है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16,
तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें 16। डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6, 16 हो गए। तो आउटर मोस्ट है उसमें 6 आए, आउटर मोस्ट सेल में कितने आए 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको 8 बनाने हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्योंकि वो जरूरी होता है कि वो स्टेबल रहने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो जब वो 8 बनाएगा तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेने पड़ेंगे। अब अगर वो 2 बाहर से लेता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन की बजाय। तो 16 प्रोटॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन, वो तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर से लिए हैं वो बच जाएंगे, तो 2 नेगेटिव चार्ज इस एटम के ऊपर आ जाएंगे, और इसलिए हम इसकी कहेंगे वैलेंसी क्या हो जाएगी -2। तो इस प्रकार हम वैलेंसी को कैलकुलेट करते हैं या इसको बताते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 दे रखे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 हैं, और तो एटॉमिक नंबर बताना है। अब एटॉमिक नंबर तो आपको पता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके बराबर होता है, तो दोनों इक्वल होते हैं, ये भी 8 ये भी 8। तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर भी कितना है 8, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर चार्ज की बात करें तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी 8 प्रोटॉन भी 8, तो 8 ही नेगेटिव चार्ज हो गए और 8 ही पॉजिटिव चार्ज हो गए, इसलिए क्या होगा ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसमें कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, तो इसमें कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट है मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन P+ एंड प्रोटॉन प्लस, ये एक टेबल दे रखी है, आप उसमें देखोगे अपनी कॉपी में, तो इसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दे रखे हैं। तो उस टेबल को देखते हुए आपने बताना है कि ऑक्सीजन का मास नंबर क्या है। तो हम ये देखेंगे ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने हैं और ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये मास नंबर होता है, तो 8 ही प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर हो जाता है 16। इसी प्रकार सल्फर का मास नंबर हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सल्फर के सामने आप देखोगे तो 16 ही प्रोटॉन है और 16 ही न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर कितना हो जाता है 32। तो हमने ये यहाँ पे किया है डिस्कस, और आगे हम इसको जारी रखेंगे।